अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शकील साहब, अच्छा कोई मसला नहीं है, आपके साथ और शकील भाई आप आगे चले नहीं अनऑफिशियली तमाम मीडिया वालों से माफ़ी चाहते देर हो गई क्योंकि बच्ची का कोर्ट में बयान था, उसकी वजह से थोड़ा दाखिल हो गया। ये अनऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सेट हो जाऊँ बस से मैं सबसे पहले माज़रत करता हूँ कि काफ़ी ताख़ीर आप लोगों को भी बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा। उसकी मजबूरियाँ ये थी कि बच्ची को कोर्ट लेकर गए थे और फिर कोर्ट से क्योंकि परसों हम ही धरने के वक्त बोले थे कि फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद से बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है, पूरी फैमिली को। तो पुलिस प्रोटेक्शन में बच्ची कोर्ट को गई, फिर घर आई, फिर वहाँ से निकलने में पुलिस का परमिशन भी दरकार था। तो ये प्रोसेस में ताख़ीर हुई, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल ज़रा फ़ोन सब बंद कर दो। बहरहाल ये है कि बुनियादी बात आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि 25 तारीख को ये वाक़या हुआ। सुबह 4:30 बजे ये लड़की आफरीन अपनी बहन को मुर्दा हालत में मधु यादव के बेडरूम में लटकी हुई देखी। पुलिस के FIR और फिर DCP का जो प्रेस नोट है वो इंतहाई हैरत अंगेज है और ऐसा महसूस होता है कि डे 1 से पुलिस मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही। डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर आज भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल जो मैटर था वो मंगाया, वो आपके पास भी वो मैटर होगा। अगर आप उसको देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये समझिए कि मर्डर है या फिर समझिए कि इसमें रेप हो सकता है। ये दोनों चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, जबकि एक्यूज को पुलिस जुडिशियल कस्टडी में चल्लापल्ली भिजा दिया गया। जब एक्यूज को चल्लापल्ली भिजाया गया तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं करें, एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। और एक्यूज से इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ वो भी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक्यूज को जुडिशियल रिमांड में भिजा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP और असिस्टेंट कमिश्नर जो इंचार्ज हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि ये सस्पिशियस मर्डर है, ये भी नहीं कहा गया। ये रेप केस हो सकता है, ये भी नहीं कहा गया। तो फिर किस ग्राउंड पर मधु यादव को जेल को भिजाया गया, इस पर समझिए कि खामोश है, पुलिस भी खामोश है, FIR भी खामोश है, सब चीजें खामोश है। सिर्फ किसी के घर में बॉडी दिखने से तो उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भिजाया जा सकता। जब आप जुडिशियल कस्टडी में भिजाए हैं तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिगेशन करे होंगे। वो इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया? और एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ, जो दूसरा क्वेश्चन है और पुलिस इस पर आज तक जवाब नहीं दी है। जब हमारा धरना हुआ उस धरने में भी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने बहुत वाज़ेह कहा कि FIR वीक बनाया गया। बिलाल साहब, मैं और सलीम साहब वहां पर थे
اور سمجھیے کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہے کہ بھائی یہ جو انکوائری ہو رہی ہے یہ انکوائری مجرم کے فیور میں انکوائری جیسا لگ رہی ہے. ایف آئی آر بہت ویک بنایا گیا. بہرحال پولیس نے تیقن دیا کہ صاحب ہم انکوائری کر رہے ہیں. اس کے بعد اسی رات کو پولیس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو سمجھیے کہ انچارج بنایا جائے اور لوکل پولیس آفیسر سے وہ کیس لے لیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں یہ انکوائری چل رہی ہے. اب جو دوسرا اہم سوال آفرین کے بیان کے مطابق جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا اور ڈی سی پی کی پریس کانفرنس میں بھی ہے, بچوں کو سمجھائے جیسا ہوم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ نربھے لگا دیا گیا اور کمشنر کو بلا کر بات بھی کی گئی. خدا را آپ یہ بتائیے کہ آفرین کا جو بیان آن ریکارڈ ہے پولیس کا, اس میں یہ پولیس نے لکھا ہے کہ رات میں 10 بجے مدھو یادو آتا ہے, اس لڑکی کی بہن کو کمرے میں لے جاتا ہے, اپنا بیڈ روم لاک کر دیتا ہے. بچی پوچھتی ہے کہ کیوں لے کر جا رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں کام سے لے جا رہا ہوں, تو خاموش بیٹھ جا. صبح 4:30 بجے پولیس کا بیان کہہ رہا ہوں میں, پولیس کا جو ان رائٹنگ بیان 4:30 بجے 25 کی صبح 4:30 بجے آفرین اٹھ کر اپنی بہن کو دیکھنے جاتی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی بہن لٹکی ہوئی ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی. اب اس کے بعد پولیس نے یہ کہا کہ we received the complaint 10:30 PM 10:30 AM. تو اب 4:30 بجے یہ واقعہ ہوا. تو پولیس خود کہہ رہی ہے کہ ہم 10:30 بجے ہم کو کمپلین ریسیو ہوا آفرین کی طرف سے. تو 6 گھنٹے پورے 6 گھنٹے کیا باڈی لٹکی ہوئی رہی؟ 6 گھنٹے پولیس کیا مینج کری؟ ان 6 گھنٹوں کی کوئی تفصیل پولیس نہیں بتائی. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 6 گھنٹے میں کیا کیا ہوا. اور پولیس یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم اس عثمانیہ دواخانے کو سمجھیے انہوں لے کر گئے یا پھر کیسے ہوا, مدھو یادو ساتھ گیا. یہ بھی سمجھیے پولیس کے کیس میں یہ بات بالکل سائلنٹ ہے کہ مدھو یادو سے کیا بیان لی پولیس, اس سمجھیے کہ پولیس کے ایف آئی آر میں نہیں ہے, کہ مدھو یادو کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کہ مدھو یادو نے پولیس کو کیا بتلایا, یہ کوئی بات سمجھیے کہ پولیس کے ایف آئی آر میں بھی نہیں ہے. اور ڈی سی پی کی جو پریس کانفرنس ہے, وہ پریس کانفرنس میں بھی سمجھیے کہ یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ مدھو یادو سے پولیس نے کیا پوچھا, مدھو یادو نے پولیس کو کیا بیان دیا. یہ اس پر پوری پولیس کی سمجھیے کہ آفیشیل جو ریکارڈ ہے وہ سائلنٹ ہے. تو اس پر کئی سوالات اٹھتے. ایک یہ کہ مدھو یادو کنفرم ٹی آر ایس کا وہاں کا لیڈر ہے, جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ٹی آر ایس کا نہیں ہے. مدھو یادو معین آباد کا لینڈ گریبر ہے, جبکہ تحریک مسلم شبان کا ڈیلیگیشن جب اے سی پی سے ملنے شکیل ایڈوکیٹ صاحب اور ہمارے تحریک کے دوسرے ساتھی گئے, تو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر پورے طریقے سے مدھو یادو کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. جو گفتگو ہوئی اور وہ ٹی آر ایس کا لیڈر ہے, نہیں ٹی آر ایس کا لیڈر نہیں ہے. تو پولیس کیوں سمجھیے کہ کلیریفائی کر رہی ہے کہ وہ ٹی آر ایس کا لیڈر ہے کیا ٹی آر ایس کا لیڈر نہیں ہے؟ پولیس صفائی کیوں دے رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اور پھر آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہوم منسٹر صاحب کا آیا ہے وہ صرف اردو اخبارات کے لیے آیا ہے, اردو پریس نوٹ آیا ہے. انہوں نے کوئی پریس کانفرنس بلا کر پورے میڈیا کو فیڈ نہیں کیا, بلکہ ہمارے دھرنے کے بعد وہاں راستہ روکو جو احتجاج ہوا, اس احتجاج کے بعد ایک اردو سمجھیے کہ پریس نوٹ ہوم منسٹری تلنگانہ کی جانب سے بھیجا دیا گیا. آفیشیل اسٹیٹمنٹ آج تک ہوم منسٹر کا نہیں آیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹی آر ایس کا نہ ایم پی اس گھر پر گیا. اگر انہیں ٹی آر ایس کا لیڈر نہیں ہے تو پھر ٹی آر ایس کا ایم پی وکٹم کے گھر پر کیوں نہیں گیا؟ اس معصوم بچی اور اس کے خاندان سے کیوں ملاقات نہیں کیا؟ ایم ایل اے کیوں نہیں گیا؟ دوسرے لیڈرز کیوں نہیں گئے؟
मैं इसको कम्युनलाइज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ दिन पहले दिशा का वहां एक मर्डर हुआ, पूरी टीआरएस की टीम वहां पर समझिए कि दिशा के घर पर मौजूद नजर आई, छोटे से बड़ा मिनिस्टर नजर आया। ये गरीब फैमिली है, ये समझिए कि हाउसमेट फैमिली है, इनका बाप समझिए कि ऑटो चलाता है, गरीब है, बच्चियों को प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहा था, तो आपके पास भी कोई अहमियत नहीं है। एक तेलंगाना की मासूम लड़की का रेप होता है और उसका मर्डर किया जाता है, पुलिस समझिए ना रेप का लफ्ज इस्तेमाल करती है ना मर्डर का लफ्ज इस्तेमाल करती। होम मिनिस्टर साहब समझिए कि कमिश्नर को बुलाकर अखबारात को फोटोज जारी कर देते हैं कि भाई इसमें कोई समझिए कि वो नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? आपके एफआईआर में और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मर्डर का जिक्र है ना रेप का जिक्र है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का जो डेलीगेशन इस लड़की की फुप्पी से बात किया, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जब बच्ची को गुस्ल दिया जा रहा था तो गुस्ल के वक्त लड़की के समझिए कि पैरों पर खिरोचने के निशान थे, जख्म पाए गए थे, और लड़की के जिस्म पर समझिए कि अलानिया जिस तरह से जबरदस्ती रेप किया जाता है वो निशानात मौजूद थे। ये लड़की की फुप्पी का स्टेटमेंट है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब क्योंकि ये लड़की की लाश थी तो कोई फोटोज वगैरह नहीं लिए जा सकते थे, इस वजह से उस सिलसिले में फोटोज नहीं लिए गए, लेकिन ये क्लियर समझिए कि रेप एंड मर्डर है। इस केस की तहकीकात रेप एंड मर्डर की हैसियत से उस एंगल से की जानी चाहिए। अब इस केस में जो पुलिस तहकीकात कर रही है ये कि साहब ये सुसाइड केस है, सुसाइड का केस समझिए बनाकर इस पर तहकीकात की जा रही है, जो टोटली गलत है। इसको हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये क्लियर रेप केस है, जो एविडेंसेस हमारे पास निकल कर आए हैं, ये रेप केस है और ये मर्डर केस है। और मधु 6 घंटे पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, 6 घंटे तक पुलिस 4:30 बजे सुबह से 10:30 बजे पुलिस के बयान के मुताबिक 10:30 बजे तक, क्या 6 घंटे तक समझिए कि पुलिस तमाशा देखते रही या मधु यादव को बचाने के लिए कुछ समझिए मामलेदारी करते रही? इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। इन सवालात का जवाब होम मिनिस्टर को और तेलंगाना हुकूमत को देना चाहिए। मैं पुलिस से नहीं कह रहा हूं, मैं तेलंगाना हुकूमत की मुजरिमाना ये खामोशी पर सवाल उठा रहा हूं कि एक लड़की अगर रेप होता है तो उसके साथ ये अमल है और दूसरी लड़की का रेप होता है तो समझिए कि ये अमल है। अब इस पर समझिए तहकीकात होनी चाहिए, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम समझिए कि इस पर बराबर आवाज भी उठाएंगे। होम मिनिस्टर और फिर हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट भी समझिए कि मूवमेंट में भी हम इस बात को तब्दील कर सकते हैं अगर इंसाफ नहीं किया जाता। ये ठंडी ठंडी बातें करके के साथ नहीं वो हैंग हो गई, सुसाइड है, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं। नंबर 1। दूसरी बात, तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इस लड़की को, ये जो आफरीन है, इस लड़की की आज से मुकम्मल खाने की, उसके लिबास की, उसके मेडिकल की, उसकी दीनी तालीम की और शादी की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। इस लड़की की तरबियत और तालीम और उसके साथ उसके खाने और उसके समझिए कि तमाम जिंदगी के जो भी मसाइल हैं वो, और फिर इसकी शादी, ये सब चीजें इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह के भरोसे हम इसको समझिए कि साथ कबूल करते हैं। इस लड़की को कोई काम करने या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस सिलसिले में समझिए कि जब हम ये फैसला करें तो जनाब बिलाल साहब ने इस सिलसिले में 50,000 रुपीस की रकम समझिए कि देने का वादा किया है कि इस सिलसिले में 50,000 रुपीस फर्स्ट कमिटमेंट बिलाल साहब की तरफ से समझिए आया है। और हर महीना इस बच्ची का राशन पानी सारे जरूरियात की चीजें तहरीक मुस्लिम शब्बान के कारकुन उसके घर ले जाकर पहुंचाएंगे, ताकि बच्ची कैसी है क्या है एक राब्ता भी हमको रहे, एक राब्ता हम बच्ची से रखें। इसकी तालीम और तरबियत का भी इंतजाम समझिए कि हम करेंगे।
قرآن سمجھیے کہ پڑھائی جائے گی اور دینی تعلیم کا پورا انتظام بھی اس لڑکی کے گھر پر ہم کرنے کا فیصلہ کیے. تو حکومت سے جو سوالات ہیں وہ باقی رہیں گے اور اس سلسلے میں ہم کوئی نرمی نہیں برتیں گے, کوئی خاموشی نہیں برتی جائے گی. لینڈ گرابرز مل کے اس مسئلے کو دبا دینا چاہ رہے تھے. مدھو یادو بھی لینڈ گرابر ہے اور کچھ لینڈ گرابر ظاہری طور پر آواز اٹھا رہے تھے تاکہ یہ مسئلہ دب جائے, لیکن یہ مسئلے کو سمجھے پوری طاقت سے قوت سے ہم نے اٹھایا ہے اور اس کو سمجھے جب تک کہ مجرم کو سزا نہیں مل جاتی, مجرم کو قانون کے دائرے میں سزا نہیں مل جاتی, اس وقت تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. بچی کی ذمہ داری ہمارے ذمہ رہے گی. اب بچی سمجھیے کہ کچھ کہے گی اس روز کے حالات پر, آپ بچی سے سوالات کریں. بولو.